सभी विजेताओं को मेरा सलाम। आज की क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दिनेश गौतम। नवनिर्माण एकेडमी से मैं क्लास लेकर आया हूं आपको। एसएससी 22 तारीख को जो एसएससी जीडी का पेपर लिया गया उसमें पूछे गए प्रश्नों को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। हमने शुरू किया है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए दो अलग अलग बैच, एक सुबह 8 बजे से है, एक सुबह 11 बजे से है। दोनों बैचों में अलग अलग विषय को अलग अलग अध्यापकों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। हमारे द्वारा पढ़ाए हुए प्रश्न पेपरों में पूरी तरीके से आ रहे हैं। सारा का सारा पेपर हमारे नोट से आ रहा है मित्रों। मेरा आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी के लिए हमारी क्लासेस को अवश्य ज्वाइन करें। देखिए जरा मैं ये क्वेश्चन बताता हूँ आपको। 22 तारीख को पूछा गया था ये प्रश्न। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। दोनों में से यदि 15 घटाया गया, दोनों संख्याओं में से यदि 15 घटाया गया तो नया अनुपात 2:3 हो गया। दोनों का योग क्या होगा? देखो इस सवाल को कई तरीके से किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये अंतर वाला सवाल है, इस तरीके के सवालों को मैं आपको इस तरीके से करने का जो है सुझाव दूंगा कि दो संख्याओं का अनुपात यदि 5:7 है और जो परिणामी अनुपात होता है वो अनुपात होता है 2:3 और जो अंतर है वो 15 है। यहाँ भी 15 है और यहाँ भी 15 है। ऐसे सवालों को इस विधि से आप करेंगे तो ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से और जल्दी हो जाएगा। इन दोनों की गुणा कर दीजिए 5 या 15 और इन दोनों की गुणा कर दीजिए 2 सत्ते 14। देख लीजिएगा 2 सत्ते 14। अब इसकी गुणा इसमें कर दीजिएगा 15 या 45। देखिए गौर से, और यहाँ पर कर दीजिएगा इसकी गुणा और 15 दूनी 30। जरा अब गौर से देख लो इनके अंदर कितना अंतर है। इनके अंदर 15 का अंतर है और इन दोनों के अंदर 1 का अंतर है। तो जो ये 1 का अंतर आएगा, ये वाला 1 का अंतर, यही इसके बराबर होगा। इसका मतलब 1, ये वाला 1 यूनिट बराबर 15 होगा। गौर से देख लीजिए 1 यूनिट का वैल्यू 15 होगा और इन्होंने कहा दोनों संख्याओं का योग बताइए। देखिए एक संख्या तो है 5 यूनिट और एक संख्या है 7 यूनिट। तो 5 + 7 यूनिट बराबर कितना होगा? देखो 5 और 7 कितना होगा बेटा? 5 और 7 होगा 12 और 15 की गुणा कर दीजिए। इस तरीके से योग आता है 110। जरा देख लीजिए गौर से, ये सवाल हो गया है। इन दोनों संख्याओं का योग आता है 110। यदि इसमें अलग अलग दोनों संख्याएं भी पूछी गई होती तो जरा देखिए पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या है 5 यूनिट। तो 5 यूनिट बराबर 5 गुणा 15, 15 पंजे 75 हो जाता। दूसरी संख्या है 7 यूनिट। यदि इस सवाल को ऐसे पूछा गया होता तो सवाल हो जाता 7 गुणा 15, 15 सत्ते 105। तो ये भी सवाल हो जाता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा अंतर पूछा जा सकता था। वैसे ऐसे सवालों में योग पूछा जाता है और अंतर पूछा जाता है। इसका एक विधि और मैं बता देता हूँ जो कन्वेंशनल मेथड है। एक विधि और बता देता हूँ जो कन्वेंशनल मेथड है इन सवालों को करने का। इन सवालों को करने का एक कन्वेंशनल मेथड ये है, माना एक संख्या तो है 5x, दूसरी संख्या है 7x। इन दोनों ही संख्याओं में से 15 घटाया जाता है, इसमें से भी 15 घटाया जाता है, तो नया अनुपात हो जाता है 2/3। ये वाला, ये विधि भी बहुत अच्छी है। गुणा कर दीजिए। देखिए इसकी गुणा इधर हो जाएगी 5 तिया 15x माइनस 15 तिया 45 बराबर 7 दूनी 14x माइनस 15 दूनी 30। जरा देख लीजिए इन संख्याओं को एक तरफ कर लीजिए 15x माइनस 14x और इन संख्याओं को एक तरफ कर लीजिए 15 माइनस 30। यहाँ से x बराबर, यहाँ से x आ जाएगा, यहाँ से x बराबर 15 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरी दोनों संख्या है 5x और 7x। देख लीजिए 5x + 7x बराबर 12x। तो 12 गुणा 15 बराबर 180। इससे भी आसानी से हो गया है सवाल। और तीसरी विधियां भी हैं, वो तीसरी विधि भी बताई जा सकती है। जरा गौर से देख लीजिए। एक तीसरी विधि और मैं बता देता हूं आपको इस सवाल को करने के लिए। जरा देख लीजिए, ये दिया है 5:7 और ये दिया है 2:3। इन दोनों में अंतर निकाल के देखिए। 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा और 7 में से 2 जाएगा, 7 में से यदि 3 जाएगा, 7 में से यदि 3 जाएगा तो कितना बचेगा?
7 देखिए 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा और 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में 15-15 जोड़ा गया है, 15-15 का अंतर आना चाहिए। तो अतः अंतर बराबर जरूरी है, अंतर का बराबर होना जरूरी है। तो जरा देखो इनके बीच में कितने का अंतर है, 7 और 2 का अंतर है, और इन दोनों के बीच में कितने हैं, 3 और 2, 3 इसके अंदर, इन दोनों के अंदर तो 1 का अंतर है। तो 1 की गुणा यहाँ कर दीजिए, और इन दोनों के अंदर, इन दोनों के जो बीच में है इसमें 2 का अंतर है। देखो 5 और 7 के बीच में 2 का अंतर है, 3 और 2 के बीच में 1 का अंतर है। तो आगे हमारा क्या हो जाएगा, जरा देखिए, ये हो जाएगा 5:7, और यहां से हो जाएगा, यहां से जो आगे बनेगा 4:6। अब देख लीजिए, यहां पर भी 1 आता है हटके, यहां पर भी 1 आता है हटके। तो यही 1 बराबर 1 यूनिट बराबर, यही 1 यूनिट बराबर 15 होगा। तो यहाँ पे 5 और 7 कितना होगा, 5 और 7 12, तो 12 यूनिट मिलाकर कितना होगा, देख लीजिए 12 यूनिट मिलाकर कितना होगा, तो 12 गुणा 15 होगा, तो ये 180 हो गया। मैंने 3 विधियां बताई, जो भी विधि आपको अच्छी लगे उससे आप इस सवाल को कर लेना। एसएससी की परीक्षा में पूछा गया सवाल ही उठाया है मैंने दोस्तों। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी का कितना क्रांतिकारी क्वेश्चन आ गया है। ऐसा बहुत सारी परीक्षाओं में अलग अलग ऐसे प्रश्न तो पूछे जाते ही रहते हैं। जरा देख लीजिए, यहाँ पे सवाल दिया गया है, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 600 में बेचा गया, अर्थात 2 वस्तुओं को समान मूल्य में बेचा गया। यहाँ पर इसका मतलब हो गया, पहली बात ये हो गई, विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है, पहली बात होगी। 600 में बेचा गया, पहली पर 20% का लाभ हुआ तथा दूसरी पर 20% की हानि हुई। याद रखना, पहली पर 20% का लाभ तथा दूसरी पर 20% की हानि हुई, तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ अथवा हानि हुई। इस सवाल में एक फॉर्मूला लगाया जाता है, x + y बटे 100, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में आपको एक बात का याद रखना है हमेशा, कि जहां लाभ होगा तो वहां प्लस लगाइए, जहां हानि होगी तो वहां पे माइनस लगाइए। तो देखिए, पहले पर 20% का लाभ होता है तो मैंने 20 लिखा, दूसरे पर 20% की हानि होता है तो मैंने -20 लिखा। अब याद करिएगा, प्लस यहां पर +20 और गुणा -20 बटे 100। जब मैं इसे खोलूंगा तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए, इन दोनों की जब गुणा होगी तो ये हो जाएगा माइनस में 20 गुणा 20 बटे 100। जब मैंने इसे खोला तो ये हो गया इतना, और उत्तर आया -4%, और यही हमारा उत्तर होगा। और माइनस का मतलब है हानि, इसका मतलब होगा हानि। यदि माइनस आता है तो माइनस का मतलब होगा हानि। इस सवाल में हानि होती है हमेशा। ऐसे सवालों को जनरली और साधारणतया इस तरीके से भी कर दिया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है, इसमें हमेशा हानि होती है, और हानि बराबर होगी x² बटे 100। तो x² का मतलब 20² बटे 100 होगा, 20² का मतलब होगा 400 बटे 100, तो इससे ये कट जाएगा, बराबर 4% की हानि होगी। यही हमारा उत्तर है। गौर से देख लीजिए, इस सवाल को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। बहुत सारे तरीके इससे सबसे लंबे होंगे, उन लंबे तरीकों को हम नहीं अपनाएंगे, क्योंकि हमें पेपर पास करना है। देखिए दोस्तों, चाल का क्वेश्चन है, ये जो दिया गया है ये है चाल का क्वेश्चन। देखो, इस सवाल में कहा गया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेल चलती है, और यह रेल 410 मीटर लंबे प्लेटफार्म पे होकर गुजरती है। और ये नहीं, ये 66 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, और ये 410 मीटर लंबी है। ये एक गुफा को पार करती है। गुफा को पार करने में इसे 30 सेकंड का समय लगता है। तो यहाँ पे एक बात स्पष्ट है, समय दिया है। तो देख लीजिए जरा, फॉर्मूला क्या कहता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो इस सवाल में दिया गया है कि यह 30 सेकंड में पार कर जाती है। याद रखना है, 30 सेकंड में। दूरी, जब कोई रेल किसी पुल को या किसी गुफा को पार करेगी, तो उस रेल को अपनी लंबाई के बराबर तथा गुफा की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी होगी। तो उस रेल की जो लंबाई है वो है 410। मान लेते हैं गुफा की लंबाई जो है x होगी, नीचे 4 लिख देते हैं।
गुफा की लंबाई मान लेते हैं x होगी, यही पूछा गया है। तो चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखना ये है सेकंड में, ये है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कर लीजिए। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करने के लिए 5/18 की हमने यहीं पर गुणा कर दी। अगर 5/18 की हमने यहीं पर गुणा कर दी तो इसमें थोड़ा सा कैंसिलेशन हमें करना तो जरूर होगा। तो देखिए 6 तिया 18 और 6 से ये कटेगा 11 बार। तो मुझको अभी हाल फिलहाल ये मिलता है कि 30, देखिए जरा 30 बराबर 410 प्लस x इंटू 3 बटे 11 गुणा 6 और ये 3 से कट जाएगा 10 बार। तो अब यहां पर सवाल देख लीजिए, 3 से यदि 10 बार कट जाएगा तो यहां ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा 10 गुणा 11 गुणा 6, 6 नहीं है 5 है, 5 बराबर 410 प्लस x, ये हो जाएगा। तो जरा देख लीजिए 11 दिशा में 110 और ये 5 है, 5 दोबारा से गलत लिखा जा रहा है, 5 50 और 11 पंजे 55, ये हो गया 550 बराबर 410 प्लस x और 550 माइनस 410 बराबर x। तो x बराबर हो गया 140 मीटर। ये बेटा गुफा की लंबाई आ गई। ये तरीका है ऐसे सवालों को करने के लिए। आपका अभ्यास होगा तो आप इन्हें और ज्यादा तेजी के साथ कर पाओगे, इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। देखो यहीं पर एकदम 5/18 कर देंगे, 18 को ऊपर ले जाएंगे, सवाल बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। एक बार करके मैं दिखा देता हूँ, आप नोट कर लेना। देखिए यहाँ पर जब मुझको ऐसा पता चलेगा, आप सवाल को यहीं पे कर लेंगे 30 बराबर, ये क्योंकि हमको पहले ही मालूम होता है कि हमको करना क्या है, प्लस x, यहाँ पर हम 18 लिखेंगे और नीचे जो है कितना था 66 और गुणा 5 आ जाएगा, जो नीचे वाला 5 था। अब जरा देख लीजिए सवाल कितनी आसानी से के साथ और शीघ्रता के साथ हो जाएगा। उसी बात की मैं सिफारिश कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले से कि अभी कैसे काटेंगे, जरा बहुत गौर से देखिए। जरा गौर से जब आप देखेंगे तो 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 से ये कटेगा 11 बार, 3 से ये कटेगा 10 बार, ठीक है। ये 10 बार 5.50, 50 और 11, 11 पंजे 55, 550 बराबर 410 प्लस x और ये 410 इधर आगे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 140। इतनी आसानी से और जल्दी के साथ ये सवाल हो जाएगा। तो आप कैलकुलेशन लंबी मैंने करके दिखाई है क्योंकि सबको समझाया है, लेकिन इतना समय सवाल को करने में आपको नहीं लगेगा, ना इतना ज़्यादा समय आपको लगाना चाहिए। चलो शिफ्ट करते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ जल्दी से तेजी के साथ। तो देखिए आज के सवाल में हम लोग कर रहे हैं ऐसे सवाल जो कि एसएससी जीडी में 22 तारीख की परीक्षा में आए थे, केवल वही सवाल उठाए हैं मैंने। जरा देख लीजिए अनुपात समानुपात का एक और क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पर देख लीजिए। अच्छा इसमें पूछा गया है तो P अनुपात Q अनुपात R क्या होगा, इसकी वैल्यू इस सवाल में पूछी है। जरा देख लीजिए, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ P गुणा 1/5, 20% का मतलब होता है 1/5, 30% का मतलब होता है बराबर Q गुणा 3/10 बराबर R गुणा 1/6। देख लीजिए ये इतनी आसानी के साथ ये सवाल हो जाएगा। यहाँ से आगे हम सवाल को करते हैं तो पहले इन दोनों चीजों को उठा लेते हैं। तो जब हम इन दोनों चीजों को उठाएंगे तो हम लिखेंगे P/5 बराबर 3Q/10। तो जरा गौर से देखना, तो हम लोग कर लेंगे P/Q बराबर 3 गुणा 5/10 और 5 से 2 बार कट जाएगा तो ये 3:2 हो गया, अर्थात P अनुपात Q बराबर 3:2 हो गया। यहाँ से आ जाते हैं, अब इसको रख लेते हैं 3Q/10 बराबर 1/6। देख लीजिए R/6, तो ये तो कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, तो Q/P बराबर 1/3 गुणा 5/3। जरा देख लीजिए 1/3 गुणा 5/3, तो ऊपर कितना आ जाएगा, कुछ गलत तो नहीं हो गया, ये 3 2 तिया 6 और ये 2 पंजे 10, ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब हो गया
Q अनुपात P बराबर 5:9। जरा देख लीजिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं इन सवालों को, यही तो करना है। 3:2 और 5:9। आपने ऐसे सवाल किए होंगे। 5 यहाँ पे बढ़ा के रख लिया जाएगा, यहाँ पे खाली जगह है तो यहाँ पे 2 रख लिया जाएगा। देख लीजिए 5 तिया 15 अनुपात 5 दूनी 10 अनुपात 9 दूनी 18। हमारा सवाल हो गया है, कटा तो नहीं है, बिल्कुल सही सवाल है। ये सवाल पेपर में आया था। ऐसे सवालों को रौंद देते हैं पेपर में जाके, ठीक से समझ लेना और सवाल को कर लेना। चलिए हम लोग मूव को करते हैं अब अगले सवाल की तरफ। गौर से देखिएगा सवाल। देखिए दोस्तों, बोर्ड पर लिखा है अगला सवाल साधारण ब्याज का सवाल है। एसएससी जीडी की परीक्षा में ये सवाल आया था। जरा देख लीजिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है एसआई बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये सवाल है हमारा। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे इसको कैटेगराइज करें तो दर बराबर क्या है, दर बराबर है 6 सही 1/4 अर्थात 25/4। समय क्या है, समय अगर आप यहाँ पर समय देखेंगे इस सवाल में, अगर आप यहाँ पर समय देखेंगे इस सवाल में तो दोस्तों यस, तो समय बराबर कितना होगा, समय दिया है 2 सही 1/3 का मतलब 7/3। ये सारी वैल्यूज यहाँ पर रख लीजिए। पहले तो मैं मूलधन रख लेता हूँ जो कि है 3600, फिर मैं रख लेता हूँ दर जो कि है 25/4, फिर मैं रख देता हूँ समय जो कि है 7/3 और इसके नीचे आ जाएगा 100। तो बहुत सिंपल बात हो गई, इससे तो ये कट जाएगा। और देखिए 4 तिया 12, 12 तिया 36 हो गया, 25 तिया 75 गुणा 7। देख लीजिए ठीक है, 7 पंजे 35 का 5 3 और 7 7 49 और 3 52। इतना उत्तर आएगा। ये हमारा उत्तर है। साधारण ब्याज हो गया। और क्या चाहिए आपको इससे बढ़िया, और क्या चाहिए। साधारण ब्याज का सवाल हो गया। ऐसे ही सवाल आते हैं साधारण से। देखिए दोस्तों, ये सवाल तो कई बार एसएससी ने पूछा है, कई बार और कई परीक्षाओं में पूछा है इस तरीके का सवाल। जरा देख लो क्या सवाल पूछा है। यहाँ पर लिखा है P, यहाँ पर लिखा है R, यहाँ पर लिखा है Q। इसने कहा है कि यदि ये संख्याएं हैं, इसने लिखा है कि यदि ये संख्याएं हैं 5P9 + 3R7 + 3Q8 = 11 9 4 है। तो कह रहा है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। क्योंकि ऐसे सवालों को करने के लिए याद रखता है आपको कौन कौन सी चीजें। देखिए P भी है, R भी है और Q भी है। तो क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तभी प्राप्त की जा सकती है जब अन्य चीज शून्य हो। जैसे कौन सी चीज शून्य हो, ये शून्य हो। तो अगर ये शून्य होगा तो 509 हो जाएगा और R भी शून्य होना चाहिए, 307 हो जाएगा प्लस 3Q8 = 1194। जरा गौर से देख लीजिए मैंने क्या किया है। मैंने कहा P और R की जो वैल्यूज है, P और R की जो वैल्यूज है जब न्यूनतम होंगी तभी Q की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है। जरा गौर से देख लो 8 और 7 15, 15 और 9 होता है 24, 24 का हो गया 4। देख लो जरा 24 का कितना हो गया जी, 24 का हो गया 4। हासिल लग गया 2। तो अगर हासिल 2 लग गया होगा तो वो 2 इस Q में शामिल हो जाना चाहिए। यदि वह इस Q में शामिल हो गया होगा 2, तो इसका मतलब Q में से 2 निकाल दो और इसकी वैल्यू यदि 9 हो, मैक्सिमम 9 हो सकती है, फिर 9 हो तो 2 निकाल देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 9 में से 7 बचेगा। 7 क्या 7 हमारा कोई सा उत्तर है? ये हमारा उत्तर है। ये तो हो गया शॉर्टकट से करने का तरीका, बाकी हम इसे लॉन्ग कट से कर लेते हैं। तो 3Q8 = 11 94 - 509 + 307। जरा गौर से देख लो 11 94 - 500 300 800 और 800 9 और 7 16 है। तो 816 जो है माइनस कर दीजिए।
जब आप माइनस करेंगे तो 4 में 14 में से 6 गए तो कितना बचा, 14 में से 6 गए तो 14 में से 6 गए तो बचा जी 8, 14 में से 6 गए तो 8 बचा, यहाँ पे है 8 और इस 8 में से 1 गया तो कितना बचा 7, ओके, और 11 में से 8 गए तो 3, देखो ये आ गया 7, आ गया 7 नहीं आ गया, यही वैल्यू बताई थी। देख लो मैंने बोला है 3Q8 की वैल्यू होगी 378, तो जो ये Q है ये 7 है जो बीच में आ गया, तो सवाल हो गया। कैसा लगा आपको, ठोक दो लाइक जल्दी से सवाल में। देखिए विजेताओं, बोर्ड पर लिखा है 7वां सवाल। इस सवाल में कहा गया है जो सवाल संख्या नीचे लिखी है इसका मासा बताइए। ये सवाल भी एसएससी की क्लास परीक्षा में आया था 22 तारीख को। जरा गौर से देखो, इसका और इसका मासा बताइए। जब इनका मासा निकालते हैं तो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 5 गुणा 5 की घात 3, 5 की घात 5 है यहाँ पर, 5 की घात 5, 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 1। जब इन संख्याओं का मासा ज्ञात किया जाएगा तो याद रखना है, एक तो वही संख्याएं आपको उठानी पड़ेंगी केवल जो मैच करती हैं। तो क्या इसमें 2 है, इसमें 2 है, नहीं है, तो देखो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। एक तो हमारे उत्तर का ये हिस्सा होगा। एक बात और है कि 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। तो मासा, अगर आपको ऐसे मासा ज्ञात करने नहीं आते तो समझ लीजिए केवल मासा ज्ञात करने में, महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने में उन्हीं संख्याओं को लिया जाता है, उन्हीं अंकों को लिया जाता है जो मैच करते हैं, जो एक जैसे हैं दोनों में। तो ये तो हमारे उत्तर का हिस्सा होंगे नहीं क्योंकि ये वाले दोनों में नहीं है। अब इनमें भी मासा ज्ञात करते समय आपको याद रखना होगा कि जो छोटी वाली घात है वही लेनी है। तो 3 की छोटी घात कितनी है, 3 की घात 1, 3 की घात 5, तो यहाँ पे 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 2, 5 की घात 5, तो उत्तर 5 की घात 2, यही हमारा आंसर है। यदि सवाल विकल्प में ऐसे नहीं दिया है तो 5 पंजे 25, 25 या 75 इसका उत्तर आ जाएगा, नहीं तो घात की टर्म में यही सवाल है जो आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। बिल्कुल एसएससी के द्वारा पूछे गए सवाल है जितने भी मैं करा रहा हूं आप। देखो बेटा, बोर्ड पर दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि इस संख्या का लासा बताइए, लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। देखिए ये मासा का उल्टा है तो इसको ज्ञात कर लेंगे। इसमें सभी संख्याएं उत्तर का अंग होती हैं, चाहे वो मिल रही हो या ना मिल रही हो। पहले तो देखिए यहाँ पर 2 की घात 2 है, 2 की घात 4 है, तो यहाँ पर पहली बात तो बड़ी घात लेंगे, तो 2 की घात 4 हो गया, 2 की घात 2 और 2 की घात 4 लेस है में बड़ी घात ली जाती है मिलने वाली संख्याओं की। यहाँ पर 3 की घात 4 है, 3 की घात 5 है, तो 3 की घात 5 लेंगे, बड़ी वाली घात उठानी है, 3 की घात 5 लेंगे। यहाँ पे 7 की घात 3, 7 की घात 1 है, तो यहाँ पे 7 की घात 3 लेंगे। देखो सभी टर्म सभी में, और यही उत्तर होगा, यही फाइनल उत्तर है। बताओ कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो ठोको दो जरा लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को। देखिए पेपर में पूछा गया है, जो ये सवाल आप देख रहे हैं बोर्ड पर, ये सवाल है औसत का। मैंने गलत लिख दिया है, का औसत क्या होगा, इसका औसत पूछा गया है। तो औसत सिंपल है ये सवाल, तो औसत में कोई ऐसी बात है नहीं। औसत ज्ञात करने के लिए योग अर्थात 410 475 प्लस 525 प्लस 560 प्लस 720 और संख्याएं हो गई 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे दो। इन संख्याओं को जोड़ लोगे, संख्याओं का जोड़ आएगा 2690, 2690 बटे 5। देखो बहुत आसान है जोड़ भी। 525 और 475 दोनों मिलाकर 1000 हो गया, दोनों मिलाकर 1000 हुआ। 560 और 410 कितना हो गया, 970, 970 और 700, 970 और 700 हो गया 1670 और 20, 1690, 1690 और 1000 तो 2690 हो गया। इसको काट दो, 5 पंजे 25, 1 बचा 19, 5 दिया 15, 40, 5 अट्ठे 40, यही औसत है। सवाल हो गया। आसान सवाल मत समझ लो, बिल्कुल भी आसान नहीं है, पेपर में आता है। आसान हो या कठिन हो, पेपर में आया हुआ सवाल है एसएससी जीडी के में, इसलिए सवाल को आप आसान ना समझें, अपराध करोगे, अपराध।
अगर पेपर को आसान समझोगे तो। देखिए दोस्तों, आज की क्लास का 10वां सवाल है जो बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं। एक वर्ग का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला यहाँ पे हमें जरूरी होगा। तो आप पहले ये समझ लीजिए, इसका हल निकालने से पहले वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुणा भुजा, ये याद रखना है। तो अगर √2 गुणा भुजा है और ये 24 है, तो इससे जब आप इसे काटोगे तो भुजा हमको मिलेगा, भुजा मिलेगी हमको 12√2। भुजा ज्ञात हो गई इसकी 12√2। जब भुजा ज्ञात हो गई 12√2, तो इसका क्षेत्रफल निकालने में अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वर्ग का विकर्ण हमें मिल गया, क्षेत्रफल नहीं है, परिमाप पूछा है। तो वर्ग की जो परिमाप होती है, वर्ग की परिमाप होती है 4 गुणा भुजा। तो 4 और भुजा कितना है 12√2, तो उत्तर हो गया है जी 48√2। मीटर हो या सेंटीमीटर हो वही होगा उत्तर। सवाल खत्म हो गए आज के दोस्तों। इतने ही सवाल मुझे मिले थे 22 तारीख की शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में से केवल गणित के इतने ही सवाल मिल पाए थे। उन्हीं सवालों को मैंने करा दिया है। कैसी लग रही है ये क्लासेस? लाजवाब लग रही होंगी, मुझको पूरा यकीन है। केवल और केवल वही प्रश्न हम करा रहे हैं जो कि पेपर का अंग है, जो कि पेपर में आते हैं, उनसे बाहर हम बिल्कुल भी नहीं जा रहे। आप जाकर चेक कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में। हिंदुस्तान जिंदाबाद।